तो हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है क्रिस्टल जालक। जिसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या इसी को स्पेस लैटिस भी कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस जिसे कहते हैं। होता क्या है यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण या परमाणु होते हैं या अणु होते, वे एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। एक रेगुलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है ऐसे। तो किसी क्रिस्टल के संरचना में हमें उसके घटक कणों की नियमितता देखने को मिलती है। तो जब हम 2 डायमेंशनल व्यू करते हैं, जो एक पेपर पे हम बात करते हैं, और केवल जब हम एक्स और वाई एक्सिस को ही कंसीडर करते हैं तो हमें यही संरचना मिलती है। और अगर हम उसके निकटवर्ती बिंदुओं को अगर हम इस तरह से आपस में जोड़ दें तो एक जालवत संरचना हमें दिखाई देती है। तो हमें यहाँ दिखता है कि एक छोटा सा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। चूँकि हम यह बात करते हैं कि क्रिस्टल जो होते हैं वे एक त्रिविम क्षेत्र हम इन्हें कंसीडर करते हैं। तो त्रिविम क्षेत्र का मतलब कि इसमें एक जेड एक्सिस भी होगी। अब जेड एक्सिस जो होगी इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगी। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री अप और परपेंडिकुलर 90 डिग्री बैक साइड में। तो हम पेपर प्लेन पर बनाएंगे तो परपेंडिकुलर जो है वो एग्जैक्टली तो बन नहीं पाएगा। तो हम यहाँ से ये देखते हैं, तो जो इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल होगा वो यहाँ पर होगा। इसके जस्ट पीछे वाला जो पार्टिकल होगा वो यहाँ पर होगा। इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा। इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल यहाँ होगा कहीं। इस तरह से व्यवस्था होगी। इसी तरह से इसके पीछे वाला जो जस्ट पीछे पार्टिकल होगा वो यहाँ होगा। इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल यहाँ होगा। इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल यहाँ होगा। इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल यहाँ होगा। यानी कि ये पार्टिकल्स की पोजीशन होगी जो पिछली परत के होंगे पार्टिकल्स। यानी एक परत तो हमने बनाई थी, अब हम इसके पिछली परत बना रहे हैं जो अवयवी कण जो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर बैक साइड में है। तो जब इनको भी इसी तरह से हम आपस में लिंक करते हैं तो इस प्रकार की संरचना बनती हुई नजर आती है। तो हम क्या देखते हैं, ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको। यानी केवल अगर हमने 2 परतों को ही अभी देखा है यहाँ पर, तो हमने क्या देखा कि एक घन जैसी संरचना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और थ्रू आउट क्रिस्टल जो है जब हम बात करते हैं तो यही जो एक घन जैसी संरचना है, यही संरचना बार बार रिपीट हो रही है ना। इसके अगल बगल में पूरी संरचनाएं ऊपर नीचे क्या हो रही हैं, एक नया घन तैयार होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे त्रिविम क्षेत्र में एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। और किसी क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की त्रिविम क्षेत्र में इसी व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। यानी कि जब हम इनका 3 डायमेंशनल व्यू बनाते हैं इन घटक कणों का, तो जो हमें एक नेटवर्क जैसी संरचना मिलती है, इसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और हमने ये देखा भी कि क्रिस्टल जालक में जो हमारे ठोस के घटक कण हैं उन्हें हमने यहाँ पर एक बिंदु के रूप में दिखाया है।
तो ठोस के क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जो है एक अवयवी कण को प्रदर्शित करती है, जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं, यानी कि लैटिस पॉइंट। बात स्पष्ट हो रही है। जैसे हम लोगों ने पहले कंसीडर किया था कि किसी भी ठोस में जो घटक कण होते हैं वे इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में अवेलेबल स्पेस बाकी न रह जाए। तो जहाँ तक संभव होता है वे उपलब्ध स्थानों को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इतनी क्लोज पैकिंग कर लेते हैं कि मैक्सिमम स्पेस इनके बीच का ऑक्युपाई हो जाता है और बहुत छोटा सा स्पेस रहता है जो खाली शेष बच जाता है। तो अगर हम अब घटक कणों को हमने गोले के रूप में माना है, एक समान गोले के रूप में माना है, अब हम इस गोले के पीछे के गोले की बात करेंगे, जब हर एक गोले के पीछे के गोले की बात करेंगे और उसके पीछे के गोले की बात करेंगे, तो अब हमको केवल फ्रंट के परत की तो बात समझ में आएगी, लेकिन बैक में जितनी परतें बनेंगी हम उन्हें 3 डायमेंशनल पिक्चर के रूप में इस कॉपी पे समझ नहीं पाएंगे। तो हमें एक 3 डायमेंशनल यानी काल्पनिक सोच को भी अपने दिमाग में बना के रखना है, यानी कि हम जितना ही इसे अपनी कल्पनाओं में लेंगे उतना ही हमें सॉलिड स्टेट अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि जो खाली स्थान है उसी खाली स्थान को ही हम 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जब हम इसकी चर्चा करते हैं और इसको 2 डायमेंशनल यानी कॉपी पर बनाकर जब समझने की बारी आती है तो इनको हम क्या करते हैं, इन्हीं गोलों के सेंटर्स को ही केवल हम यहाँ पर दर्शाते हैं। यानी यहाँ पर हमने जो ये पॉइंट्स बनाए हैं वास्तव में क्या हैं, बड़े बड़े गोले हैं जो जितना पास एक दूसरे के आ सकते थे वो आ करके एक दूसरे के नज़दीक अपने सरफेस को टच करते हुए व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जब हम इनको 3 डायमेंशनल पिक्चर के रूप में इस तरह बनाते हैं अपने समझने के लिए, ताकि हमें पिछली परतों की भी संरचनाएं समझ में आ जाएंगी, क्योंकि देखें इनके भी पॉइंट्स अगर हम मिलाएंगे पीछे जो गोले हैं तो हमें फिर क्या होगी, इस तरह की घन जैसी संरचना मिल जाएगी। तो बात हमारी यही है, यहाँ पर भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर यही है कि हम समझने के लिए केवल क्या करते हैं, जब 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाते हैं तो इन बड़े बड़े गोलों को न दर्शा करके क्या करते हैं, इनके सेंटर्स को यानी कि पॉइंट के रूप में दर्शाते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। वास्तव में यह है कैसे, इस तरह से देखने में है, बड़े गोलों के रूप में है। तो ये बात यहाँ पर होती है कि 2 बातें यहाँ समझ में आ गई कि क्रिस्टल जालक क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों या विकर्ण मतलब परमाणु अणु या आयन की जो त्रिज्यीय क्षेत्र में एक नियमित व्यवस्था होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और किसी क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं, जिसे जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक। और जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जब क्रिस्टल की 3 डायमेंशनल संरचना को देखा जाता है तो देखते क्या है कि एक ऐसी यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है ना। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की ये पुनरावृत्तिक इकाई है, पुनरावृत्तीय इकाई, रिपीटिंग यूनिट है ना। तो एक हमें छोटी सी संरचना निकल करके आती है, जिसको हम ध्यान से अगर देखें तो क्या देखते हैं कि यही छोटी सी संरचना के बार बार पुनरावृत्ति होने से ही एक बड़े क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो जो छोटी सी इकाई हमें दिखाई दे रही है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे बड़े क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, उस छोटी सी इकाई को नाम दे दिया गया यूनिट सेल। अब ये उदाहरण हमारा जो है वो सटीक एग्जाम्पल है एक तरह से कि अगर हम एक घनीय क्रिस्टल तंत्र को इमेजिन करें तो हमें और भी प्रकार जो हैं क्रिस्टल के हमें समझ में आ जाएंगे आसानी से, और बहुत इजी भी होगा घनीय क्रिस्टल तंत्र को समझना। सबसे सिंपल फॉर्म यही है।
तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक घन जैसी संरचना जो है वो हमें रिपीटिंग यूनिट की तरह से दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिट सेल है ये कैसा है, घनीय है। कैसा है, घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका मतलब क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका। तो क्यूबिक यूनिट सेल यानी घनीय एकक कोष्ठिका। तो कह सकते हैं कि यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका, या इसी को हम इकाई सेल भी कहते हैं। बात स्पष्ट हो रही है। तो कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल का क्रिस्टल जालक जो है, किसी क्रिस्टल का क्रिस्टल जालक कई पुनरावृत्ति इकाइयों से मिलकर बना होता है। किसी क्रिस्टल के क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी पुनरावृत्ति इकाई होती है उसी को यूनिट सेल कहते हैं। अब अगर हम एक यूनिट सेल को हम बाहर ऐसे ड्रा करें तो हम ऐसी संरचना को पाते हैं। और हमने देखा क्या, ये हमारे अवयवी कण हैं उस क्रिस्टल सिस्टम के। अब इस क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट सेल, यानी कि अगर हम यूनिट सेल को अच्छी तरह से पढ़ लें, अगर हम किसी क्रिस्टल के, ये इतना बड़ा क्रिस्टल जालक है, तो पूरे क्रिस्टल जालक की इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिल जाएगी, इसी एक यूनिट सेल के बारे में अगर हम पढ़ लें तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो चूँकि यही रिपीटिंग यूनिट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होगी वो भी रिपीटिंग यूनिट हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम इस यूनिट सेल को पढ़ लें तो जो प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ समझ में आएंगी वही पूरे क्रिस्टल जालक में समझ में आएंगी, क्योंकि थ्रू आउट क्रिस्टल जो है पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो एक जैसा रहता है। ठीक है। तो अगर हमने एक यूनिट सेल इस तरह से निकाला, अब इस एक यूनिट सेल को हम घर में माचिस की डिबिया से, हालांकि वो क्यूबॉइड पूरी तरह से नहीं है लेकिन हम उससे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, या हमारे पास अगर घर में कोई घन जैसी वस्तु हो तो हम उससे भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो माचिस के डिब्बे को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुल इस तरह के 8 कोने बन जाते हैं। इन्हें बोलते हैं कोना या कॉर्नर। तो टोटल कोने जो है वो कितने हैं, 8 हैं। हमें ये चीज़ें याद रखनी होंगी। ये जो टर्म्स हैं कोना या और भी जो टर्म्स हम आ रहे हैं वो हमें देखते हैं बारी बारी से। तो कोने कुल कितने हैं, एक घनीय क्रिस्टल तंत्र के यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में 8 कोने होते हैं। और फिर देखेंगे तो उस घन या माचिस के डिब्बे में जो एक समतल है, ये इसे बोलते हैं हम फलक, यानी कि फेस कहते हैं। तो इस तरह देखेंगे कुल कितने समतल हैं। एक समतल ये हो गया, दूसरा समतल ये हो गया 2, तीसरा समतल, चौथा समतल, और ये 5वां समतल, और एक पीछे ये 6ठा समतल है। तो देखेंगे टोटल समतल या फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। इसी तरह से फिर देखते हैं, अगर 2 फलक ले लिए जाएं, मान लीजिए एक फलक हमने ये ले लिया और एक फलक ये ले लिया, तो 2 फलक जो है वो जहाँ पर मिलते हैं, 2 फलक जहाँ मिलते हैं इस जगह को बोलते हैं एज, यानी कि किनारा बोलते हैं। तो इस तरह से देखें अगर हम, तो पूरे क्रिस्टल सिस्टम की पूरे यूनिट सेल में कुल कितने किनारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल किनारे हो गए 12। यानी किसी क्रिस्टल सिस्टम में 8 कोने, 6 फलक या फेस और 12 एज यानी किनारे होते हैं। तो इतनी हमें ये जानकारी हमें रखनी चाहिए। किसी भी क्रिस्टल जालक को समझने के लिए हमें इन फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल कितने फलक हो गए, एक अगर घनीय यूनिट सेल अगर हमने लिया है तो फलक कुल कितने हो गए, 6, कोने हो गए 8, किनारे हो गए कितने, 12 हो गए। तो घर में माचिस की डिबिया सबके पास अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं कि कितने फेस या कॉर्नर्स होंगे। ठीक है।
और फिर एक चीज़ यहाँ पर आती है कि दो फलक, कोई भी दो फलक अगर लें तो हम यहाँ क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ एक्सिस को देखें, ध्यान दें, अगर एक्स एक्सिस और एक एक्सिस ये वाई एक्सिस और एक्सिस ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा साइड में फिर से बना लेते हैं। यहाँ देखते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, है ना। तो जेड एक्सिस, तीन एक्सिस यहाँ पर कंसीडर करेंगे 3 डायमेंशनल में। तो दो फलक कोई भी हम कंसीडर करें, अगर मान लीजिए ये फलक हमने कंसीडर किया, ये फलक कंसीडर किया, तो इन दो फलकों के बीच में जो एंगल बना वो कितना बना, दो फलक हैं ये, और इन दो फलकों के बीच में ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं अंतरा फलकीय कोण। तो अगर हमने इन दो फेसेस को लिया तो एंगल हमने कंसीडर कर लिया अल्फ़ा, है ना, और इसी तरह से ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा, है ना। दो फलक अगर हमने यहाँ पर भी कंसीडर कर लिए तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा कि कितना है, ये बीटा एंगल है। तो कौन कौन से दो फलक हैं, एक फलक ये ले लिया, एक फलक ये वाला ले लिया, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बीटा। ये एंगल कितना बन रहा है, गामा। तो यानी कि कह सकते हैं कि इस यूनिट सेल में जो अंतरा फलकीय कोण है वो क्या है, अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। अल्फ़ा बीटा गामा है, और ये अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल है वो कितने हैं, 90 डिग्री हैं। आप माचिस के डिब्बे में इसको देख लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बात कि जो भी एक्स वाई जेड एक्सिस हैं यहाँ पर, वो सभी क्या निकल जाएंगे, सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री ही हैं। और चूँकि हम घन की बात कर रहे हैं तो घन में एक और इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ निकल के आता है। अगर ये जो एज लेंथ है वो ए है, ये एज लेंथ बी है और ये एज लेंथ सी है, तो यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एज लेंथ, यानी कि जो किसी भी घनीय यूनिट सेल में एज लेंथ जो होते हैं वो क्या क्या हैं, ए है, बी है और सी है, और ये तीनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। यानी किसी भी घनीय यूनिट सेल में ए बी सी तीनों ही जो एज लेंथ हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। लेकिन माचिस की तीली हमारी घन नहीं है, इसलिए उसमें ए बी सी हमें तीनों बराबर दिखते नहीं हैं, लेकिन हम उसको इमेजिन करेंगे घन की तरह से। लेकिन अंतरा फलकीय कोण वहाँ हमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो हम ये बात यहाँ से निकल करके आती है कि किसी क्रिस्टल के एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए जिन पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ रही है वो कौन कौन से हो गए, अंतरा फलकीय कोण, अल्फ़ा बीटा गामा और एज लेंथ ए बी और सी। तो टोटल 6 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, 6, है ना, पैरामीटर्स। टोटल 6 पैरामीटर्स आवश्यक होते हैं अगर हमें किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट सेल के बारे में जानकारी, कंप्लीट जानकारी चाहिए। तो अगर हमें ये जानकारी हो जाए कि ए बी सी एज लेंथ क्या है, अंतरा फलकीय कोण अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, तो हम उस सेल को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इन पैरामीटर्स को हम बोलते हैं सेल पैरामीटर्स, है ना, सेल पैरामीटर्स कहते हैं। तो सेल पैरामीटर क्या होता है, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सेल पैरामीटर क्या है तो क्या बोलेंगे कि किसी क्रिस्टल के एक यूनिट सेल को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए जिन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है उन्हें सेल पैरामीटर्स कहते हैं। अब प्रत्येक कोई भी क्रिस्टल सिस्टम हो तो कुल 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि कुल 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए हमें ए बी सी एज लेंथ वाले पैरामीटर, अल्फ़ा बीटा गामा, अंतरा फलकीय इंटरफेसियल एंगल वाले जो पैरामीटर्स हैं, ये टोटल में 6 पैरामीटर की आवश्यकता
होती है। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर हमने किसी क्रिस्टल के यूनिट सेल को डिफ़ाइन कर दिया तो उस पूरे क्रिस्टल सिस्टम को उसी के बेसिस पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।